आवाज की दुनिया के दोस्तों, पढ़ी जाने वाली किताब की तरह सुनी जाने वाली किताब आवाजों के अफसाने का जिस शिद्दत और उत्साह से आपने स्वागत किया है, उसके लिए शुक्रिया जैसा शब्द बहुत छोटा लगता है। बस यही कहूंगा, इस स्नेह और प्यार को बनाए रखिएगा और मेरे इस प्रयास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज प्रस्तुत है मेरे संस्मरणों पर दिनेश चौधरी द्वारा लिखित आवाजों के अफसाने पुस्तक का भाग 3 यानी चैप्टर 3। शीर्षक है सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। इंदिरा गांधी कोई साल तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बाद पचमढ़ी आई थीं। उनके साथ द्वारका प्रसाद मिश्र भी थे, जो नेहरू जी से मतभेद के कारण लंबे समय तक राजनीतिक वनवास झेलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए वे 20 से 25 विधायकों को उसी तरह सागर ले आए थे, जिस तरह इन दिनों उन्हें घेर घार कर रिसोर्ट ले जाया जाता है। ये बात और है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला था। हमें जबलपुर की मिलन संस्था की ओर से मेहमानों के स्वागत में गीत गाना था। मंच पर नेहरू की कैबिनेट के विदेश मंत्री दिनेश सिंह भी थे, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार शायद कुछ आगे चलकर मिला था। स्वागत गान हुआ, जलती रहे गांधीवाद की मशाल जलती रहे। गाने के बाद बाकी के लोग मंच से उतर गए। मैं इंदिरा जी के पीछे बैठा रहा। मुझे बड़ी जिज्ञासा होती थी कि बड़े लोग आपस में किस तरह से बात करते होंगे। द्वारका प्रसाद मिश्र माइक पर आए। उन्होंने बोलना शुरू किया। भाषण कुछ लंबा हो चला था। दिनेश सिंह इंदिरा जी के कानों में कुछ मंत्र जैसा फूंक रहे थे। मैं चौकन्ना हो गया। वे कह रहे थे, बड़ा शौक है दत्ता को बोलने का, माइक में घुसे जा रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को नियंत्रित किया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं शरारत कर चुका था। जिज्ञासा बड़े लोगों के पहनावे पर भी थी। इंदिरा जी की साड़ी के पल्लू का छोर मंच पर लहरा रहा था। मैंने आहिस्ता से उसे एक हाथ से उठाया और दूसरे की उंगलियां फिराकर अंदाज लगाने की कोशिश की। इंदिरा जी चिहुक कर पीछे मुड़ी और कहा, क्या कर रहे हो बच्चे? मैंने कहा, कुछ नहीं दीदी, देख रहा था कि सिल्क की है या कॉटन की। उसी दिन शाम को दोस्तों ने कहा, अबे मनोहर, इंदिरा जी के साथ एक फोटो तक नहीं हो पाई है? क्या है ये सब? मुझे हीरो बनने का शौक था। खुद को टीम का लीडर समझ रहा था। प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया था साहब। मैं मिलन के प्रमुख मोहन शशि जी के पास गया। उन्होंने इस मामले में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई और बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया। मैं मौके की तलाश में था। इंदिरा जी के बगल में 2 गार्ड थे, पर तब सिक्योरिटी को लेकर आज की तरह का तामझाम नहीं होता था। जैसे ही गार्ड पलटे, मैंने इंदिरा जी के चरणों में लमलोट लगा दी। वे थोड़ी असहज हो गईं। कहा, "अ, क्या हो गया बच्चे?" मैंने कहा, बड़ी इंसल्ट हो गई दीदी। क्या इंसल्ट हो गई? इंदिरा जी ने प्यार से पूछा। मैंने बात को जरा घुमाते हुए कहा, दीदी, सुबह हमने वो गाना गाया था ना, गांधीवाद की मशाल जलती रहे, आपको पसंद नहीं आया? इंदिरा जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे, तुम लोग तो बड़े सुरीले बच्चे हो। थोड़ी तारीफ मिली तो मैंने कहा, दीदी, सब लोग सुबह से ताना मार रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके साथ एक भी फोटो नहीं है। अब तक उन्होंने मुझे पहचान लिया था कि ये वही बच्चा है जो सुबह बड़ी नादानी के साथ साड़ी पर हाथ फेर रहा था। अच्छा, इंदिरा जी ने कहा, कहाँ है तुम्हारे बच्चे? उन्हें बुला लाओ। सब पास ही यहां वहां खड़े थे। मैंने कुछ अतिरिक्त उत्साह में इस बात का ध्यान रखे बगैर कि इंदिरा जी के बगल में खड़ी हैं, चिल्लाकर कहा, अबे ओ, आ जाओ रे। इंदिरा जी मंद मंद मुस्कुराती रहीं और उसी मुद्रा में उनके साथ हम सब तस्वीरों में कैद हो गए। शरारत का ये भाव शायद मैंने दर बदर की ठोकरें खाकर ही हासिल किया था। बड़े भाई की आदतें बिगड़ जाने की वजह से दुकान पर लंबा चौड़ा कर्ज चढ़ाया था। पीली हवेली कुर्क होने के बाद नीलाम हो गई थी।
हमारे बहुत बड़े कुनबे को बिहार बाग में 2 कमरों के छोटे से मकान में शिफ्ट होना पड़ा। सामने एक बड़ा सा मैदान था, तो कुछ घर के अंदर और कुछ बाहर। कॉलेज के पहले साल दाखिला तो मिल गया, पर यक्ष प्रश्न ये था कि फीस किस तरह से चुकाई जाए। घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। नवाब खान के सैलून में कटिंग के बाद मैं मुंह लटकाए हताश सा बैठा था। बाहर घंटियों के बजने की सुरीली आवाज थी, जो उस वक्त मुझे बेहद कर्कश लग रही थी। ये काने शायर थे, लोग उन्हें इस नाम से जानते थे। एक आंख खराब थी, पर दोनों में नियम से सुरमा लगाते तो दूसरी आंख खूब चमकती दिखाई पड़ती। मस्त तबीयत के इंसान थे, रिक्शा चलाते थे और उनका रिक्शा दुल्हन की तरह सजा होता था। दुल्हन की पाजेब की तरह रिक्शे में बंधे घुंघरू टुनटुनाते रहते, शायरी भी करते थे और कुछ लोग उन्हें काने शायर के नाम से भी जानते थे। मेरी रोनी सूरत देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों भाई आर्टिस्ट, क्या हो गया है? मैंने अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात? यार, जवान जहीन आदमी हो, कुछ करते क्यों नहीं? मैंने प्रश्न सूचक निगाह से उनकी तरफ देखा। रिक्शा चला लो, उन्होंने कहा। एक पल को मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। इंसान पहले ही दुखी हो तो मजाक बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वे गंभीर थे। मैंने कहा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने अपना फेंटा उतार दिया और कहा, इसे अपने मुंह में बांध लेना, कोई नहीं पहचानेगा। आपने कभी रिक्शा चलाया है? रिक्शा चलाना साइकिल की तरह आसान नहीं होता। शुरू शुरू में एक ही तरफ भागता है। काने शायर ने मुझे कुछ जरूरी गुर सिखाए। शुरुआती ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद शाम को 3-4 घंटों के लिए स्टेशन पर खड़ा हो जाता। हाथों में काने शायर का रिक्शा और मुंह पर उस शायर का फेंटा। एक फेरे में आने दो आने मिल जाते। कोई 1 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। फीस का जुगाड़ हो गया था और शायद ऊपर वाले को भी मुझ पर कुछ रहम आ गया था। मिलिट्री के सिग्नल वाले महकमे में एक स्कूल में सिविलियन टीचर की जरूरत थी। ये एक खास तरह की बिगड़ैल बच्चों की स्कूल थी। सारे लड़के खुराफाती होते थे, पर मैं जरूरतमंद था। फिर स्कूल भी सुबह के वक्त लगता था और यहां से फारिग होकर मैं कॉलेज जा सकता था। संयोग से मैं यहां बतौर टीचर चुन लिया गया। तब मैट्रिक का क्वालिफिकेशन भी कम नहीं समझा जाता था। लड़कों को संभालना मुश्किल काम था। बदमाश बच्चे थे, पर अपन कौन से कम थे। ऊपर से थिएटर का अच्छा खासा अनुभव था। लड़कों को बहलाने के लिए अपन ने एक नई तकनीक इजाद की। आखिरी पीरियड में होनहार बच्चों को नई फिल्म की कहानी सुनाता। तो एक दिन अपने इसी सिलेबस के तहत मैं टेबल पर बैठा हुआ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कथा सुना रहा था। कथा हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म पर आधारित थी। मैं कथा का सरस वाचन कर रहा था और लड़के भाव विभोर होकर सुन रहे थे। पता नहीं कहां से देवदूत की तरह एजुकेशन ऑफिसर कक्षा की खिड़की में अवतरित हो गया। उनके कानों में धर्मेंद्र हेमा कथा अमृत की कुछ बूंदें सहसा टपक पड़ी। वे दन दनाते हुए भीतर आए और मुझे लगा कि वे भी भाव विभोर होकर कुछ पुष्प वर्षा करेंगे, लेकिन वे मूल रूप से हरियाणवी थे और नाजुक कामों के फेर में नहीं पड़ते थे। उन्होंने बच्चों को क्लास से चलता कर दिया, मुझे खड़े रहने को कहा और स्कूल के बाकी सभी टीचर्स को बुला भेजा। मुझे अब समझ में आने लगा था कि ये प्रस्तावित महाअधिवेशन का प्रयोजन क्या हो सकता है। हम लोग कुल 8 टीचर्स थे। सभी को पढ़ने वालों की तरह कायदे से बैठा दिया गया और हरियाणवी अफसर पढ़ाने वाले की भूमिका में आ गए। कहा, महाजन खड़े हो जा। है, अपने आप को बहुत होशियार समझता है, ऐसा कुछ नहीं आता। लड़कों के भविष्य के साथ खेल रहा है। मिलिट्री की पढ़ाई ऐसी नहीं होती। मिलिट्री की पढ़ाई होती है अंडे खिलाओ और डंडे मारो। सबके मुंह खुले रह गए। किसी की समझ में नहीं आया कि अंडे खिलाओ डंडे मारो पढ़ाई की कौन सी तरकीब होती है। बस इतना समझ में आया कि अंडे और डंडे में तुकबंदी अच्छी है और दोनों खाने खिलाने की चीजें हैं। अफसर ने पूछा, और खरे मां साहब बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हर्फ होते हैं? खरे मां साहब ने होशियार बच्चे की तरह कहा, जी 26। अफसर ने कहा, बोस पहला अक्षर बोल।
बोस बोला, ए। अफसर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए समझाया, आधा अंडा, एक डंडा। अफसर ने मुझसे कहा, ओ महाजना, दूसरा अक्षर बोल। मैंने कहा, बी। अफसर ने एक डंडे और आधे अंडे से लिखकर बताया। फिर जैन से तीसरा अक्षर पूछा, जो सिर्फ आधे अंडे की सहायता से तैयार हो गया। अफसर ने हाथ से चौक फेंक दिया और विजयी मुद्रा में सबकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह होती है मिलिट्री की पढ़ाई। डंडे और अंडे के बीच पारस्परिक सह संबंध, तालीमी हलके में उनका संक्षिप्त इतिहास, वर्तमान संदर्भ में इस जोड़ी की प्रासंगिकता और भविष्य में उनकी उपयोगिता की चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी कक्षा का समापन किया और फिर होनहार छात्रों के उज्जवल भविष्य के मद्देनजर मुझे माकूल सदा दिलवाने की नीयत से कमांडेंट के पास ले गए और मुझे तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा पेश कर दी। कमांडेंट खजूरिया साहब थे, कश्मीर से आए थे, पढ़े लिखे ज़हीन इंसान थे। कुछ दिनों पहले ही जनरल करियप्पा जबलपुर के दौरे पर आए थे। इस अवसर के लिए मैंने बच्चों की एक विशेष प्रस्तुति तैयार की थी, खुद भी एक मोनो एक्ट किया था। खजूरिया साहब बतौर आर्टिस्ट मुझे पसंद करते थे, इसलिए निलंबित करने वाली अनुशंसा पर एकदम से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर को बाहर भेज दिया, मुझे बैठाया और शांत स्वरों में पूछा, व्हाट हैपन मिस्टर महाजन? मैंने कहा, देखिए सर, पढ़ाने का मेरा अपना तरीका है। ये स्कूल के बिगड़े हुए बच्चे हैं, ये साधारण बच्चे नहीं हैं सर, तो इन्हें पढ़ाई भी साधारण ढंग से नहीं सिखाई जा सकती। मैं आखिरी पीरियड में उन्हें फिल्म की कहानी सुनाता हूं। वे कहानी मजे से सुनते हैं और इसे सुनने के लालच में पूरे 7 पीरियड मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। खजूरिया साहब कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक जोर से ठहाका मारकर हंसे। एजुकेशन ऑफिसर और बाकी टीचर्स को तलब किया, कहा, कल से आखिरी पीरियड के सभी कक्षाओं में फिल्म की कहानी सुनाई जाए। खरे सर ने चैम्बर से बाहर निकलते हुए कहा, महाजन, तुमने फंसवा दिया यार, मैं तो फिल्म देखता ही नहीं था, अब तुम्हारी वजह से देखनी पड़ेगी। एजुकेशन ऑफिसर का चेहरा इस तरह था मानो किसी मिनिस्टर को भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा हो। उनके जहन में उस वक्त भी कुछ अंडे और कुछ डंडे नाचते रहे होंगे। साहबान, किसी चालू हिंदी फिल्म की तरह यह कहानी ठीक यहीं खत्म नहीं हो जाती। ठीक इसी मोड़ से अफसर ने अपने से स्थायी दुश्मनी पाल ली। वो मेरे पीछे तो नहीं पड़ते थे, पर उन्होंने पढ़ाई का मोर्चा बदल दिया था। अब वे उन बच्चों को सताने लगे जिन्हें मैं पसंद करता था। इस बात का खुलासा भी दुर्घटनावश हुआ। उन दिनों रात के वक्त जब शहर जबलपुर सो जाता, मैं स्टेशन पहुंचकर चार मीनार सिगरेट फूंका करता था। एक रात मैंने देखा कि एक बच्चा एक पोटली लिए हुए संदिग्ध अवस्था में यहां से वहां घूम रहा है। मैंने उसका पीछा कर उसे पकड़ा। रोशनी में उसका चेहरा देखकर चौंक गया। ये सितपरण था, मेरे ही स्कूल का बच्चा, दक्षिण भारतीय था और बोलने का लहजा बिल्कुल वही था, लेकिन गाना गजब का गाता था। जनरल करियप्पा के सामने भी उसने मेरी बनाई हुई धुन पर मस्त होकर एक गाना गाया था। ये गाना कव्वाली की शक्ल में था। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। सितपरण भागने की फिराक में था। मेरे पूछने पर उसने अपने घुटने और कोहनियां दिखाई। वे बेतरह छिले हुए थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने समझा बुझा कर रोक दिया। मैंने खजूरिया साहब को पूरी बात बताई और उन्होंने अफसर को चेतावनी भी दी। फिर भी बात न बन सकी। अब मुझे भी समझ में आ गया कि एजुकेशन ऑफिसर से साधारण तरीके से नहीं निपटा जा सकता। मैंने खाटी जबलपुरिया शैली में निपटने का मन बना लिया। ईश्वर इस खता के लिए माफ करे, पर बच्चों की बेहतरी के लिए मैंने ये किया। अफसर की एक बेटी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ 2-3 बार साइकिल पर उसका पीछा किया, सिर्फ इस गरज से कि अफसर को मालूम हो जाए। फिर 1-2 दिन बाद उसके घर की खिड़कियों के शीशे तोड़वा दिए। अफसर ने सोचा होगा कि जबलपुर में उनके दुश्मन कौन से हो सकते हैं। मेरा ख्याल भी आया होगा। उन्होंने सोचा
कि वे तो बाहर हरियाणा से आए हैं, पर मैं लोकल जबलपुरिया हूं। इससे ना उलझने में ही भलाई है। उन्होंने मुझसे माफी मांग ली। दुश्मनी खत्म हो गई। मैं भी यही चाहता था। मेरी कोई अदावत तो थी नहीं उनसे। खैर, कुछ सालों के बाद एक फिल्म के सिलसिले में मेरा भोपाल जाना हुआ। वही बच्चा सिद्धपरण वहां मिलिट्री वालों के एक सेंट्रल स्कूल का कमांडेंट हो चुका था। जब उसे मेरे भोपाल में होने की खबर मिली तो दौड़ा चला आया। होटल में पैरों पर साष्टांग लेट गया। फिर अपने स्कूल में इस तरह से स्वागत किया जैसे विशिष्ट अतिथियों का होता है। खूब आवभगत हो रही थी। मैंने कहा, सिद्धपरण, 8 बजे मेरी ट्रेन छूट जाएगी बेटा। उसने फौजी लहजे में ऊंची आवाज में कहा, नो सर, डोंट वरी, ट्रेन विल नॉट लीव। उसने समय पर मुझे स्टेशन पहुंचाया। जवान वहां भी तैनात थे। मेरी सीट तक वो मुझे ससम्मान ले गए। सीट पर मेरा सामान रख दिया और सामान के साथ 2 रम, 1 जिन और 2 विस्की की बड़ी बोतलें भी रख दी गईं। ट्रेन चल पड़ी। बोतलें सीट पर रखी थीं। लोग कौतूहल के साथ बोतलों को देख रहे थे। बोतलें उन्हें देख रही थीं। जिन लोगों को प्यास थोड़ी ज्यादा लगती है, उनकी प्यास और बढ़ गई थी। प्यासों को प्यासा रखना इरादतन जुर्म होता है और मैं इस जुर्म का भागी नहीं बनना चाहता था। बोतलें खुल गईं। पूरा डिब्बा पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर चलती फिरती मधुशाला में तब्दील हो गया। टीटीआई आया तो देखा कि सारे लोग झूम रहे हैं। इटारसी आते आते सारी सामग्री समाप्त हो गई। यहां 2 लोग सवार हुए तो पाया कि चारों दिशाओं में सोमरस की खुशबू ही खुशबू फैली हुई है। उन्होंने किसी यात्री से पूछा। उसने बगैर किसी लिहाज के मेरी ओर इशारा कर दिया। वे मुझसे मुखातिब हुए। मेरी सारी दुनिया लुट चुकी थी। बोले, हम क्या सूखे सूखे ही जाएंगे? उन्होंने ताना मारा। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। माहौल है फूलों का, पत्थर से बरसते हैं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। इटारसी में गाड़ी देर तक रुकती है। मैं डिब्बे से नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म पर एक आवाज सुनाई दी, दूध दूध, 4 आने में ताजा दूध। मैंने दूध वाले से कहा, भैया, बाहर जाकर एक अद्धा ला सकते हो? उसने कहा, दूध है। मैंने कहा, दारू चाहिए। उसने कहा, दूध कौन बेचेगा? मैंने कहा, मैं बेचूंगा, 50 रुपए ऊपर से। वो केतली मुझे थमाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गया। वापस आया तो बोतल हाथ में थी। इटारसी से चढ़े दोनों यात्री हतप्रभ थे। हतप्रभ वो दूध वाला भी था। मैंने उसकी केतली का सारा दूध बेच डाला था। दूध के फटाफट बिकने का एक कारण यह था कि लोगों ने पहली बार किसी सूटेड बूटेड आदमी को दूध बेचते देखा था।